हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगेन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के बेस्ट 40 क्वेश्चंस। प्रीवियस सेशन यानी डे 1 में हम लोग ने अराउंड 35 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था जो कि एग्जाम ओरिएंटेड था। वैसा ही पैटर्न जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी पैटर्न पर हम लोग बात कर रहे हैं और आज के सेशन से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्टअप होने वाला है क्योंकि आज के सेशन भी प्योर आपके एग्जाम ओरिएंटेड पर ही है। मुझे बताइएगा इस सेशन के बाद कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है आज के सेशन में। तो चलिए बात करते हैं मॉक टेस्ट की और क्वेश्चंस की। आज है डे 2। सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर का सिलेबस आप लोग जानते हैं इतना भी टफ नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि कंप्यूटर में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। बस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। और अगर आपने पढ़ लिया तो उसके बाहर तो आएगा ही नहीं, लेकिन हाँ ये डिपेंड करता है कि आप कितने बेसिक से लेकर कितने एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं। अगर पढ़ने का जुनून आपके अंदर है तो बिल्कुल ये सिलेबस आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। सिलेबस को कैसे कवर करें, क्या कोई बुक, क्या कोई पीडीएफ है? बिल्कुल इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप सभी लोग मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऑलरेडी इस कोर्स से कनेक्टेड भी हैं जहां पर हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड करी हैं 111 111 120 प्लस घंटे की टोटल वीडियोस, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ कंप्लीट कोर्स। तो वो कैंडिडेट्स जो अभी तक इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि एक बार कंप्यूटर को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक टॉपिक वाइज पढ़ें तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं इस कोर्स से। वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स। सर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पार्टिकुलर कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से और फिर आप इस बैच से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्या सर इस कोर्स के बाद किसी दूसरी बुक, कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरी पीडीएफ देखने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये कोर्स अपने में सफिशिएंट है फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करवाने के लिए। बस रिवीजन अच्छे से करिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा अपने अंदर कि हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के लिए ये सेशंस भी काफी मदद करेंगे। तो चलिए, प्रीवियस सेशन में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को जो था क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने सही दिया। क्वेश्चन क्या था? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन सेट इन एमएस वर्ड 2021? हम जानते हैं एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है 2021। और एमएस वर्ड में लेटेस्ट वाले वर्जन में जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन सेट की जा सकती है वो कितनी है? 1 इंच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 इंच। यानी याद रखने वाली बात यह है कि लेटेस्ट वर्जन की अगर दोस्तों हम लोग बात करें 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 या 365 वाले वर्जन की, इन सभी केसेस में जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो 1 इंच है। जबकि पुराने वाले वर्जन्स की बात करें 2003 या इसके बिलो वाले वर्जन्स की, तो यहां पर लेफ्ट और राइट में जो मार्जिन छोड़ी जा रही थी वो कितनी थी? 1.25 इंच। और टॉप और बॉटम में जो मार्जिन छोड़ी जा रही थी वो कितनी थी? 1 इंच। लेकिन नए वाले वर्जन में ये सारी मार्जिन को क्या कर दिया गया? 1 इंच कर दिया गया। तो आंसर क्या था यहां पर? 1 इंच इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क 255.255.255.240? क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिए। सबनेट मास्क 255.255.240 का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं?
होस्ट का मतलब सर्वर, कितने सर्वर कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि सभी ऑक्टेट में क्या आना चाहिए, 255। एक ऐसा ऑक्टेट है जिसमें 255 से कम है, कौन सा, आखिरी वाला ऑक्टेट। कितना गिवन है, 240। 255 से कितना कम है सर, 255 माइनस 240 यानी 15, और 15 में से एक माइनस करने पर क्या मिलेगा, 14। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, दैट इज 14। एक बार फिर से देखो, यानी होस्ट के केस में कितने होस्ट हैं ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी ऑक्टेट में 255 का होना जरूरी है। ऐसा कौन सा ऑक्टेट है जिसमें 255 नहीं है, जिसमें 255 नहीं है सर, आखिरी वाला। तो इसका मतलब 255 माइनस 240 करेंगे, कितना आएगा, 15, और 15 में से 1 माइनस करने पर क्या मिलेगा, 14, जो हो जाएगा आंसर। सर एक क्यों माइनस किया, वाई वी सब्ट्रैक्ट 1, क्योंकि यहां पर हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को 1 से माइनस करने पर, और 1 माइनस करने पर हमें क्या मिलता है, पैरिटी बिट, जिसका यूज करते हैं एरर चेकिंग के लिए। तो इसका मतलब 255 में से इस नंबर को माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें से -1 करेंगे एरर को चेक करने के लिए, जिसको पैरिटी बिट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या आ गया, 14। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आता जरूर है एग्जाम में। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लीजिए, अगर वो वाला समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन करके दिखाइए। हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क 255.255.255.252। सबनेट मास्क, इसका उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, कितने सर्वर कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। मतलब सभी ऑक्टेट में कितना होना चाहिए, 255, यानी 255 माइनस 252। अगर 255 में से 252 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, और 3 में से 1 माइनस करने पर क्या मिलेगा, 2, दैट इज द आंसर। तो ये है इसकी शॉर्टकट तरीका, जिसकी मदद से आप कुछ ही सेकंड में पलक झपकते ही आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे। है ना बढ़िया तरीका। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी विच यूजेस राउटर इज। हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कैसे अरेंज करें, है ना, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। हाउ कंप्यूटर्स आर फिजिकली एंड लॉजिकली कनेक्टेड टू द नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। और ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें राउटर का यूज होता है, बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं, जैसे बस, स्टार, रिंग, ट्री, मैश, हाइब्रिड। लेकिन राउटर का यूज किया जाता है किसमें, मैश टोपोलॉजी में, जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, सबसे ज्यादा बेटर है, दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। और इसी टोपोलॉजी में किसका यूज करते हैं, राउटर का। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट कंजेशन एंड डेटा कोलिजन इज कॉल्ड। कह रहा है एक उपकरण जो भीड़ भाड़ और डेटा टकराव को रोकने में मदद करता है, वो कौन सा है, स्विच, हब, गेटवे या प्रॉक्सी सर्वर, बताइए आंसर। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, हम लोग जानते हैं OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, है ना, ये तो आप जानते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी लेयर है जो कंजेशन और डेटा कोलिजन से बचाती है, ऐसी कौन सी लेयर है जो डेटा को आपस में टकराव होने से रोकती है, ऐसी कौन सी लेयर है जो कहती है कि एरर नहीं होने देंगे, ऐसी कौन सी लेयर है जो एरर को कंट्रोल करती है, फ्लो को कंट्रोल करती है, प्रिवेंट करती है डेटा कंजेशन यानी डेटा के टकराव से। तो आप कहेंगे सर दूसरी लेयर, डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, स्विच और ब्रिज। तो आंसर क्या होगा, या तो स्विच होगा या तो ब्रिज होगा। क्या स्विच दिया है, जी हां। क्या ब्रिज दिया है, जी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, स्विच। समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या है ये क्वेश्चन, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो। नीचे दी गई सत्य तालिका के अनुरूप
बूलियन अभिव्यक्ति ज्ञात कीजिए। आपको एक ट्रुथ टेबल नीचे गिवन है जिसमें x का मान कुछ गिवन है, y का मान गिवन है और फंक्शन गिवन है x, y और आपसे कहा गया है कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, x प्लस वाई, x डॉट वाई या y। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ट्रुथ टेबल में अगर किसी भी लाइन का जो आउटपुट है वो 0 है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, यानी पहले वाला भी इग्नोर हो जाएगा और दूसरा वाला भी इग्नोर हो जाएगा। बचेगा क्या? तीसरा और चौथा, क्योंकि तीसरे और चौथे में जो आउटपुट आया है वो क्या आया है, 1 1 आया है। आइए जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, x। कैसे आया आइए देखते हैं। यानी जब भी ट्रुथ टेबल हमें गिवन होगी, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है, इग्नोर 0 आउटपुट। अगर किसी लाइन का आउटपुट 0 है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको नजरअंदाज कर दीजिए। तो 0 किसका है, पहली लाइन का, इग्नोर करिए। दूसरी लाइन का भी क्या है, 0, इग्नोर करिए। तीसरी लाइन का क्या है, 1 और चौथी लाइन का क्या है, 1। तो हमने पहली लाइन और दूसरी लाइन को काट दिया, तीसरी और चौथी लाइन को अपना लिया, है ना, टिक मार्क लगा लिया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, 1 बराबर x और y, यानी जहां पर 1 है वो x होगा या y होगा और जहां पर 0 है वो x बार होगा या y बार होगा, है ना, ये नियम है। 1 बराबर क्या होगा, x या फिर y, डिपेंड करता है किसमें दिया हुआ है, और 0 बराबर क्या होगा, x बार या y बार, डिपेंड करता है किसमें दिया गया है। अब अगर तीसरी वाली लाइन को आप देखें तो क्या गिवन है, 1 और 0। अब आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। अब इनपुट देखिए, तीसरी लाइन का जो इनपुट है वो क्या है, 1 और 0। 1 का मतलब x या y हो सकता है, यानी 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, x, और 0 की जगह पर क्या आ जाएगा, y बार, क्योंकि 0 का मतलब x बार या y बार। तो यानी थर्ड लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पर x और 0 की जगह पर y बार। क्या ये बात समझ में आई, x डॉट y बार। और फोर्थ वाली लाइन में क्या दिया हुआ है, 1 1। 1 1 का मतलब क्या होता है, x y। तो 1 की जगह पर x आ जाएगा, y की जगह पर क्या आ जाएगा, y। तो हम क्या लिख सकते हैं, x y। ये दो इक्वेशन हमारे पास में आ गई, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी x y बार प्लस x y। अब अगर दोनों को प्लस कर दिया, इसमें से क्या कोई कॉमन है, क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है? जी हां, x को कॉमन लिया जा सकता है। अगर हमने x को कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया, y प्लस y बार। क्या कोई ऐसा नियम है जो y प्लस y बार पर इंप्लीमेंट होता है? जी हां, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है कि y प्लस y बार किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा, x। दैट इज द आंसर। है ना आसान। यानी सबसे पहले ट्रुथ टेबल को आपको देखना है और इसमें यह ऑब्जर्व करना है कि 0 अगर आउटपुट है तो उसको इग्नोर कर देंगे, 1 वाले आउटपुट को ले लेंगे। 1 वाले आउटपुट में जो इनपुट था वो क्या था, 1 और 0, 1 और 1। 1 और 0 में 1 को हम क्या ट्रीट करते हैं, एक्स वाई, और 0 को क्या ट्रीट करते हैं, एक्स बार वाई बार। इसको इंप्लीमेंट करके ये दोनों इक्वेशन निकाल ली, इनको आपस में प्लस कर दिया, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दिया और आंसर निकल आया। है ना आसान, वेरी गुड। नेक्स्ट, द टर्म इन एसओपी आर कॉल्ड। एसओपी में शर्तों को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, और सम ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट का दूसरा नाम है मिन टर्म। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या बोल सकते हैं, मिन टर्म। और पीओएस, क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म इन पीओएस आर कॉल्ड, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम को क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म। तो करेक्ट आंसर इज मैक्स टर्म। इन दोनों को एक बार फिर से देखिए, अगर एसओपी की बात होगी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मिन टर्म्स की। लेकिन अगर पीओएस की बात कर रहे हैं यानी प्रोडक्ट ऑफ सम की, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्स टर्म, यानी ऑप्शन नंबर 1 की। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, क्या है, मिन टर्म गिवन है
M1356 और कह रहा है ये किस मैक्स टर्म के बराबर है। न्यूनतम अवधि यानी मिन टर्म दिया हुआ है M1356 और अधिकतम अवधि के बराबर है यानी मैक्स टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे? जो नंबर मिसिंग है वो हमारे क्या बन जाएंगे? मैक्स टर्म। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? जीरो से शुरू करते हैं। क्या यहां पर जीरो दिया है? नहीं, तो जीरो लिख लो। 1 दिया है, 1 को अवॉइड कर दो। क्या 2 दिया हुआ है? नहीं, जो नहीं दिया है उसको लिख लो, तो 2 आ गया। 3 दिया है, अवॉइड कर दो। 4 दिया है, नहीं, तो 4 को लिख लो। 5 दिया है, हां। 6 दिया है, हां। क्या 7 दिया है? नहीं, तो यानी 7 को भी लिख लो। वो नंबर्स जो मिसिंग हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे? मैक्स टर्म। 0247 कहीं पर दिया है, जी हां 0247, दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि मिन टर्म से हमने किस प्रकार मैक्स टर्म कैलकुलेट किया। जो मिसिंग नंबर्स थे 0 से लेकर, और मैक्स टर्म का मतलब मैक्सिमम नंबर, तो 6 के बाद मैक्सिमम नंबर क्या होता है? 7। 0 से लेकर 7 तक इंक्लूड कर लिया, जो मिसिंग थे उसको लिख दिया, दैट इज कॉल्ड मैक्स टर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन y is equals to a plus b, b plus c, c plus a shows the dash ऑपरेशन। कह रहा है ये अभिव्यक्ति जो दी गई है ये किस ऑपरेशन को दर्शाती है? एंड, पीओएस, एसओपी या नैंड? हमें दिख रहा है ये प्रोडक्ट है किसका? सम का, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम इज द राइट वन। ये किसका फॉर्म है? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, डैश इज अ फंक्शन फॉर विच द नंबर ऑफ मिन टर्म्स एंड नंबर ऑफ मैक्स टर्म आर सेम। कह रहा है बुलियन अलजेब्रा में वो फंक्शन बताइए जिसमें मिन टर्म मैक्स टर्म के बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम है, उसे क्या बोलते हैं? डैश एक फलन है जिसमें एक न्यूनतम पदों की संख्या और अधिकतम पदों की संख्या समान होती है, दैट इज कॉल्ड बुलियन नहीं, यूनिवर्सल नहीं, सेल्फ डुअल नहीं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। जहां मिन टर्म और मैक्स टर्म सेम है ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल फंक्शन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। कह रहा है डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है उसे किस रूपों में देखा जा सकता है? आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस की बात करें तो 3 लेवल का आर्किटेक्चर होता है, तो आंसर क्या होगा? 2 लेवल नहीं, 4 लेवल भी नहीं, द करेक्ट आंसर इज 3 लेवल। कौन कौन से? सबसे पहला इंटरनल लेवल, उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल लेवल और फिर एक्सटर्नल लेवल जिसको व्यू लेवल भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज अ 3 डिफरेंट लेवल्स, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल को लॉजिकल भी बोलते हैं, और लास्ट है एक्सटर्नल जिसको व्यू लेवल भी बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीसीएल कमांड। डेटाबेस में एसक्यूएल में जो टीसीएल कमांड होते हैं वो कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन सा टीसीएल कमांड है? टीसीएल का मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोलिंग लैंग्वेज, और ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? या तो ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा। अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उसे कमिट बोलेंगे, और अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो रोल बैक बोलेंगे, और अगर हो गया तो उसको सेव कर देंगे एक पॉइंट पर जिसको सेव पॉइंट बोला जाता है। तो टीसीएल के कितने कमांड्स होते हैं? 3 कमांड्स। पहला क्या है? कमिट, दूसरा है रोल बैक, और तीसरा है सेव पॉइंट। क्या कहीं दिया है? बिल्कुल मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द करेक्ट। यानी कमिट भी सही है, रोल बैक भी सही है, और अगर सेव पॉइंट दिया होता तो ये भी कौन सा कमांड है? टीसीएल कमांड। तो हमें याद क्या रखना है कि टीसीएल कमांड में 3 कमांड आते हैं। कौन कौन से? कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। नेक्स्ट, इट रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशंस। बताइए, यह व्यक्तिगत पंक्ति विलोपन को लॉग किए बिना तालिका के सभी पंक्तियों को हटा देता है।
रिमूव कर देता है सभी रोज फ्रॉम अ टेबल विदाउट लॉगिंग द इंडिविजुअल रो डिलीशन। स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना सिर्फ रोज को डिलीट करने का काम किसका है? ट्रंकेट का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दैट इज कॉल्ड ट्रंकेट। नेक्स्ट, द मोस्ट ओपन सोर्स डीबीएमएस, सबसे खुला सोर्स डीबीएमएस कौन सा है? डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो और जिसमें एडिटिंग यानी बदलाव भी हो सके। क्या ऐसा कोई डीबीएमएस भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें बदलाव भी पॉसिबल है? जी हां, दैट इज कॉल्ड MySQL, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। तो ओपन सोर्स डीबीएमएस में किसका नाम आता है? MySQL का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और जिसमें अगर हम चेंजेस करना चाहें तो क्या चेंजेस पॉसिबल हैं? यस, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 बेसिक SQL DML कमांड? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 3 बुनियादी SQL के DML कमांड का प्रतिनिधित्व करते हैं? DDL कमांड्स के बाद कौन से कमांड आते हैं? DML कमांड। DML कमांड हमारे कौन कौन से होते हैं? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। क्या यहां पर ये गिवन है? जी हां, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट गिवन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। DML में कौन कौन से आ जाते हैं? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। जो सिलेक्ट वाला कमांड है इसको हम DQL में भी रखते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज में भी सिलेक्ट वाले कमांड को रखते हैं। तो सिलेक्ट तो यहां से हटा दीजिए। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये मेन कमांड है किसके? DML के। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। द कॉलम्स ऑफ अ टेबल करस्पॉन्ड टू, किसी तालिका के कॉलम किसके अनुरूप होते हैं? अगर हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें या RDBMS की बात करें, रोज को क्या बोलते हैं? टपल्स। कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। क्या एट्रीब्यूट गिवन है? नहीं। क्या कॉलम्स का कोई और नाम भी है? जी हां, दैट इज कॉल्ड फील्ड। तो कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं और फील्ड भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फील्ड। नेक्स्ट, इन एन ER डायग्राम अ एलिप्स रिप्रेजेंट। ER डायग्राम का मतलब, ER आरेख में दीर्घ वृत्त क्या दर्शाता है? ER का मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो कि डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है ना, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यहां पर एलिप्स क्या शो करता है? बताइए। वीक एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट या एंटिटी क्लास? द करेक्ट आंसर इज एट्रीब्यूट, यानी एलिप्स दिखाता है आपका एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट नेम एक एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी दूसरा एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर तीसरा एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का एड्रेस या स्टूडेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है तो वो एट्रीब्यूट है। एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय का रोल नंबर या एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का कॉन्टेक्ट नंबर, एम्प्लॉय का आधार कार्ड नंबर, उसका पैन कार्ड नंबर, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट, डैश वाज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कह रहा है डैश वाज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोसीजरली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि टेक्स्ट को सपोर्ट करती है एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। उसका नाम बताइए। डैश एक टेक्स्ट आधारित प्रक्रियात्मक रूप से उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी DBMS थी। नाम बताइए। MS Access, FoxPro, DB2 या साइबेस? करेक्ट आंसर है FoxPro। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट के विजुअल FoxPro की बात करते हैं या FoxPro की बात करते हैं, FoxPro किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। इसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विजुअल FoxPro। ये क्या है? टेक्स्ट बेस्ड प्रोसीजरली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड FoxPro। नेक्स्ट, which of the following is a NoSQL database?
ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। हम लोग जानते हैं जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो वहां पर डेटाबेस या डीबीएमएस को बनाने के लिए एसक्यूएल का यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? जो डेटाबेस को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करके फिर मैनेज करती है, फिर काम करती है। लेकिन क्या कोई ऐसा डेटाबेस भी है जो नो एसक्यूएल पर काम करे, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर काम करे? जी हां, उसका नाम बताइए। MySQL, MongoDB, MariaDB या Oracle? करेक्ट आंसर है MongoDB। तो क्वेश्चन ये उठता है, सर ये बताइए कितने ऐसे डेटाबेस हैं जो नो एसक्यूएल की कैटेगरी में आएंगे, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को मैनेज करने में काम आते हैं? तो आंसर है MongoDB, अपाचे का CouchDB, Couchbase, कैसेंड्रा, रिएक्ट, HBase, Redis और Neo4j। ये सारे डेटाबेस आपके कैसे हैं? नो एसक्यूएल डेटाबेस है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो दो हैं इसमें, एक MongoDB है और दूसरा अपाचे का CouchDB है। कैसेंड्रा भी बहुत फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस दो ही हैं, एक MongoDB और एक अपाचे का CouchDB। ये क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस। और इसके अलावा जितने भी डेटाबेस हैं वो सब कैसे हैं? एसक्यूएल डेटाबेस, जैसे Oracle, MariaDB, MySQL, ये सब आपके कैसे हैं? एसक्यूएल बेस्ड। और ये कैसे हैं? नो एसक्यूएल बेस्ड। वेरी गुड। हाउ मेनी क्यूज आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ स्टैक? बताओ, ये क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर है। एक स्टैक को लागू करने के लिए कितनी कतारों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, अगर हम बात करें यहां पर स्टैक की, तो स्टैक में क्या होता है? पुश, पॉप। और क्यू में क्या होता है? अगर हम क्यू की बात करें तो एक क्यू में पुश और पॉप होगा, दूसरे क्यू में भी पुश और पॉप होगा। तो यानी कितने क्यूज की रिक्वायरमेंट होगी? दो क्यू की। तभी तो हम पुश और पॉप अप्लाई कर पाएंगे, है ना। एक में पुश अप्लाई करेंगे, दूसरे में पॉप अप्लाई करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। एक कतार को पुश ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, जबकि दूसरी कतार का उपयोग पॉप ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। जब भी हम स्टैक और क्यू का कंपैरिजन करते हैं तो एक क्यू का यूज हम किस लिए करेंगे? पुश करने के लिए। और दूसरे क्यू का यूज क्यों करेंगे? पॉप करने के लिए। क्योंकि स्टैक के कितने फंक्शन होते हैं? 2। और पुश और पॉप क्या एक ही डायरेक्शन से पॉसिबल है? जी हां, स्टैक में पुश भी एक ही तरफ से होगा और पॉप भी एक ही तरफ से होगा। तो हमें इसके लिए कितनी क्यू की रिक्वायरमेंट होगी? 2 क्यू की। नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज? कतार से हटाने से पहले जांच की जाने वाली आवश्यक शर्त क्या है? अगर हम क्यू में से कुछ भी डिलीट कर रहे हैं तो हमें क्या चेक करना होगा कि अंडर फ्लो कंडीशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि क्यू बिल्कुल खाली है और हम उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंडीशन किसको शो करेगी? अंडर फ्लो को। और अगर कुछ भरी हुई है, फुल है क्यू, और उसमें और कुछ भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ओवरफ्लो की कंडीशन होगी। तो डिलीशन के केस में हमेशा अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे और इंसर्शन के केस में हमेशा ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करेंगे। नेक्स्ट, देयर आर डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू। कतार के डैश विभिन्न प्रकार होते हैं। बताइए, एक क्यू कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स या 5 टाइप्स? करेक्ट आंसर है 4 टाइप्स। कौन कौन सी? सिंपल क्यू और लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू, दैट इज कॉल्ड डबल एंडेड क्यू। तो टोटल नंबर ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर कितने हैं? दैट इज 4। आइए इस पर करें एक बार विचार। सिंपल क्यू और लाइनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू, दैट इज कॉल्ड डबल एंडेड क्यू। नेक्स्ट, when one element is added to queue, the value of front and rear is? कह रहा है जब कतार में एक तत्व को जोड़ा जाता है तो आगे और पीछे का मान क्या होगा? अगर क्यू में हम किसी एक वैल्यू को ऐड करेंगे, अगर किसी एक एलिमेंट को ऐड करेंगे
तो फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। अगर Q हमारी एम्प्टी है, अगर Q खाली है, तो इसका मतलब फ्रंट बराबर -1, रियर बराबर -1। फ्रंट और रियर का मान क्या होता है, -1। लेकिन अगर Q में अगर कोई एक आइटम है तो फ्रंट और रियर का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। जैसे कि दिख भी रहा है, क्योंकि इंडेक्सिंग होती है तो इंडेक्स की शुरुआत किससे होती है, 0 से। 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो जैसे ही हम एक एलिमेंट ऐड करेंगे, द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज व्हाट, दैट इज 0। क्लियर है। नेक्स्ट, इन अ क्यू इफ वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू रियर पॉइंटर देन क्यू इज कॉल्ड। कह रहा है क्यू में अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इज एम्प्टी, क्या क्यू खाली है, इज फुल, क्या क्यू भरी हुई है, हैज वन एलिमेंट, क्यू में एक एलिमेंट है, या मे हैव वन एलिमेंट, क्या एक एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्या पॉसिबिलिटी है। अगर फ्रंट बराबर रियर है, इसका मतलब कि फ्रंट -1 भी हो सकता है, रियर -1 भी हो सकता है। इसका मतलब क्यू इज एम्प्टी, क्यू खाली है, यह भी सही है। क्यू फुल नहीं होगी, हैज वन एलिमेंट नहीं होगा, मे हैव वन एलिमेंट, हां एक एलिमेंट हो भी सकता है और क्यू खाली भी हो सकती है। इसका मतलब अगर हम फोर्थ वाले ऑप्शन पर टिक लगाएं तो क्या फोर्थ वाले ऑप्शन का मतलब है कि एक एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं का मतलब खाली, यानी फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाले को भी इंक्लूड कर रहा है। जी हां, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट भी सही है, क्योंकि फ्रंट बराबर रियर बराबर -1, इसका मतलब क्यू एम्प्टी है। लेकिन मे हैव वन एलिमेंट, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फ्रंट बराबर रियर बराबर 0 भी हो सकता है। अगर 0 हो गया तो एक एलिमेंट है, -1 हो गया तो क्या हो जाएगा, क्यू इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी वाला भी सही है और मे हैव वन एलिमेंट भी सही है। लेकिन मे हैव वन एलिमेंट का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है मतलब एम्प्टी। तो इसीलिए आंसर हम लोग क्या देंगे, फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें 1 वाला भी इंक्लूडेड है। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मींस, क्यू डेटा संरचना में इस स्थिति का क्या मतलब है, फ्रंट बराबर -1, रियर बराबर -1। अगर फ्रंट और रियर -1 है तो इसका मतलब क्यू क्या है, खाली है। क्यू क्या है, एम्प्टी है। कहीं लिखा है, जी हां, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगर फ्रंट बराबर 0 होता और रियर बराबर 0 होता तो इसका मतलब कि उसमें एक एलिमेंट है। लेकिन फ्रंट बराबर -1 और रियर बराबर -1 का मतलब कि क्यू क्या है, पूरी तरीके से खाली है। क्लियर। नेक्स्ट, क्यू कतार है क्या, बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बताइए। हम जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर 2 तरीके के होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव 2 तरीके के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। क्यू कैसा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ आएगा और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या आएगा, क्यू। तो आंसर क्या है, दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द वैलिड वन। क्या ये बात समझ में आई, यस या नो। क्वेश्चन आसान होते हैं, है ना, क्वेश्चन टफ नहीं होते, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तो बहुत आसानी से आप आंसर्स कर पाएंगे। नेक्स्ट, कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन a + b - c इनटू पोस्ट फिक्स नोटेशन। कह रहा है इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में बदलें। कितना आसान है, वीडियो को पॉज करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। a + b ब्रैकेट में है, -c है। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटर हैं वो बाद में चले जाएं, यही तो होता है। लेकिन सारे ऑपरेटर बाद में जाएं ये जरूरी तो नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा।
सबसे पहले ब्रैकेट दिया हुआ है, जो आंसर इसका आया होगा वो क्या है, ए बी प्लस सी माइनस। लेकिन आया कैसे, आइए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी माइनस सी किस में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स का मतलब ऑपरेटर बाद में जाएगा। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में क्या गिवन है, ए प्लस बी। अगर इसमें ऑपरेटर बाद में जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस, बाकी ऐसे लिख दिया मैंने, ए बी ऑपरेटर कहां चला गया, बाद में, ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस का साइन लगाया, सी की जगह पर सी लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब ये हमारा एक बन गया और ये दूसरा बन गया, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, साइन यानी ऑपरेटर बाद में जाता है, तो ए बी प्लस और सी आ जाएगा साथ में, और माइनस कहां चला जाएगा, बाद में। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, ए बी प्लस सी माइनस, दैट इज द पोस्ट फिक्स ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। यही तो है यहां पर, ए बी प्लस सी माइनस, दैट इज द आंसर। तो इतना सरल तरीका है कन्वर्ट करने का, बिल्कुल हलवा है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो कितने आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्जन आएगा जरूर। इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, इनफिक्स से प्री फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, पोस्ट फिक्स से प्री फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ भी आ सकता है, तरीका सेम है। अगला बताइए, कंसीडर अ 2-डायमेंशनल कैरेक्टर एरे A3:9, 4:6, assuming row major order of a storage determine the address of element A45 if base address is 100। कैसे करेंगे, एक द्विआयामी वर्ण सरणी A3:9, 4:6 पर विचार करें। भंडारण की पंक्ति प्रमुख क्रम को मानते हुए तत्व A45 का पता निर्धारित करें यदि आधार पता 100 है। कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 4 वैल्यूज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक्स वाई की वैल्यू, एम और एन की वैल्यू, और साथ में बेस एड्रेस। अगर ये पांचों वैल्यू हमें पता है, एक्स और वाई, एम और एन और बेस, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और निकाल लेंगे। एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे, ये हमने प्रीवियस सेशन में सीखा भी था। एक्स और वाई का मान निकालने का तरीका क्या है, बाद वाली वैल्यू माइनस पहली वाली वैल्यू प्लस 1, बाद वाली वैल्यू माइनस पहली वाली वैल्यू प्लस 1, क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का मान। एम और एन का मान गिवन है 4 और 5, बेस एड्रेस गिवन है 100, फॉर्मूले में पुट करिए और निकालिए। आंसर क्या होगा, 113। कैसे किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले x का मान निकालेंगे, यानी बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू, तो 3:9 में बाद वाली वैल्यू क्या है, 9, माइनस पहली वाली वैल्यू क्या है, 3, प्लस 1, कितना आ गया, 10 - 3 यानी 7, x का मान। y का मान कैसे निकालेंगे, ऐसे ही, बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू प्लस 1, 6 - 4 प्लस 1, क्या आ गया, 3। अब यहां पर x और y का मान हमें पता है क्या, यानी x और y का मान आ गया 7, 3, m और n का मान भी आ गया क्या, दिया हुआ है 4 और 5। अब पुट कर देंगे किसमें, बेस प्लस y m-1 प्लस n-1, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूले में पुट करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 113। क्या यह समझ में आया, बहुत आसान है, बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी तो आपको समझ में आ ही गया है। क्लियर, नेक्स्ट। डैश रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट एंड डैश रिप्रेजेंट मल्टीपल डेटा आइटम इन द फॉर्म ऑफ टेबल। कह रहा है डैश एक सूची के रूप में एकाधिक डेटा आइटम का प्रतिनिधित्व करता है, डैश एक तालिका के रूप में कई डेटा आइटम का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी हम बात करते हैं लिस्ट की, यानी बात कर रहे हैं 1D एरे की, और जब भी हम बात कर रहे हैं टेबल की, टेबल का मतलब रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स का मतलब 2D एरे, यानी आंसर क्या होगा, 1D एरे कॉमा 2D एरे। एक बार फिर से समझो, यहां पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, लिस्ट की। लिस्ट का मतलब होता है सिर्फ रोज,
और जब हम सिर्फ रोज की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? वन डायमेंशनल एरे की। जब हम टेबल की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? रोज और कॉलम्स की। रोज एंड कॉलम्स का मतलब कितने डायमेंशन है? 2, यानी 2D एरे। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई ए टाइम ऑफ एरे इनिशियलाइजेशन? बताइए क्या होगा आंसर। सरणी आरंभीकरण के समय इनमें से क्या निर्दिष्ट करना आवश्यक है? सोच के बताओ। Which of these is necessary to specify a time of array initialization? Row, column, both row and column, या none of the mentioned? कह रहे जब भी हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो रो का होना कंपलसरी है। बिना रोज के तो हम एरे को इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते। तो क्या होना कंपलसरी है दोस्तों? दैट इज रोज। कम से कम वन डायमेंशनल एरे तो होगा ना, तभी तो एरे को इनिशियलाइज करेंगे। 2D भी हो सकता है, लेकिन वन डायमेंशन का होना कंपलसरी है, और वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है? रोज। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट इफ द एरे इज ऑफ टाइप फ्लोट? कह रहा है इधर आओ, यदि सरणी फ्लोट प्रकार की है, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? तो सरणी तत्वों का डिफॉल्ट मान क्या होगा? फ्लोट का मतलब पॉइंट में वैल्यू 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 0.0। तो हमेशा फ्लोटिंग वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट में। तो यहां पर पॉइंट में क्या कोई नंबर है? जी हां, 0.0। दैट इज द करेक्ट वन। तो व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट इफ द एरे इज टाइप फ्लोट? The answer is 0.0. Next, what will be the value of array 2 be in the following code segment int array 10, 20, 30, 40, 50? क्या रहे? एरे का साइज कितना है? 2। एरे की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2। इंडेक्स है कितना? 2। इंडेक्स 2 का मतलब एरे 0 होगा 10, एरे 1 होगा 20, एरे 2 होगा 30। तो आंसर क्या आ गया? दैट इज 30। ये तो बात समझ में आ रही होगी कि एरे कहां से शुरू होता है? 0 से। इंडेक्स क्या है? 0। तो एरे 0 की वैल्यू क्या है? 10। एरे 1 की वैल्यू क्या है? 20। एरे 3 की वैल्यू क्या है? 30। एरे 4 की वैल्यू क्या है? 40। एरे 5 की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, है ना। एरे 4 की वैल्यू क्या है? 50। तो 0 का मान 10 है, 1 का मान 20 है, 2 का मान 30 है, 3 का मान 40 है, और 4 का मान 50 है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा 2 के केस में? 30 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द लेटेस्ट एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल द्वारा विकसित नवीनतम एल्गोरिथम का नाम बताइए। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डूइंग एनीथिंग इज कॉल्ड एल्गोरिथम। किसी भी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है, क्या वही एल्गोरिथम है? जी हां, गूगल के द्वारा जो एल्गोरिथम डेवलप की गई है लेटेस्ट वाली, उसका नाम क्या है? कोर अपडेट्स, यानी 4th इज द राइट वन। वेरी वेरी फेमस वन, रैंक ब्रेन, हमिंग बर्ड, पेंगुइन, क्या ये भी गूगल के द्वारा डेवलप की गई एल्गोरिथम है? जी हां, लेकिन सबसे फेमस और सबसे लेटेस्ट कौन सी है? कोर अपडेट्स। नेक्स्ट, व्हाट एल्गोरिथम डज चैट जीपीटी यूज? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी किस एल्गोरिथम का उपयोग करता है? हम जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है? एक चैट बॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। और चैट जीपीटी क्या करता है? जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका रिप्लाई करता है। जो उसके सॉफ्टवेयर में फीड है उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई कर देगा। और वहां पर जो लैंग्वेज यूज होगी वो कौन सी होगी? NLP, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, डैश इलस्ट्रेट द स्टेप ऑफ प्रोग्राम ग्राफिकली। किसी भी प्रोग्राम के चरणों को ग्राफिक रूप में चित्रित करना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम
फ्लो चार्ट, प्रोग्रामिंग या स्यूडो कोड। डैश इलस्ट्रेट द स्टेप ऑफ अ प्रोग्राम ग्राफिकली, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना प्रोग्राम को कहलाता है फ्लो चार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज फ्लो चार्ट? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, sometime your email may get stuck in the dash of Gmail if you have an unstable internet connection। कह रहा है यदि आपके पास अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन है तो कभी कभी आपका मेल जीमेल में फंस जाया करता है। आपके पास से तो चला गया लेकिन सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो मेल कहां पर है? आउटबॉक्स में। द करेक्ट आंसर इज आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में मेल कब होता है? जब सेंडर का या तो नेटवर्क कनेक्शन पुअर हो या रिसीवर का नेटवर्क कनेक्शन पुअर हो, तो इस केस में क्या होता है? मेल फंस जाता है जाकर कहां पर? आउटबॉक्स में। या फिर यह भी हो सकता है कि सामने वाले की जो इनबॉक्स है उसकी लिमिट फुल हो गई हो, इनबॉक्स फुल हो गया हो, और अगर इनबॉक्स फुल हो गया तो क्या रिसीवर को मेल रिसीव होएगा? जी नहीं, है ना। इस केस में मेल कहां जाएगा? अगेन इन दी आउटबॉक्स। और जैसे ही नेटवर्क प्रॉपर होगा या जैसे ही ईमेल कोई डिलीट करेगा वो मेल आउटबॉक्स से निकलकर कहां चला जाएगा? इनबॉक्स में। क्लियर? वेरी गुड। जीमेल से भी क्वेश्चन बनेंगे जरूर, है ना। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पढ़ के जाइएगा अच्छे से जीमेल या ईमेल को। डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बताइए। अगर हमें सर्वर से मेल को प्राप्त करना है, रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, तो कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? दो प्रोटोकॉल्स का यूज कर सकते हैं, IMAP का भी यूज कर सकते हैं और POP3 का भी यूज कर सकते हैं। क्या IMAP दिया है? जी नहीं। क्या POP3 दिया है? जी हां। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यानी मेल को सेंड करने के लिए SMTP का यूज, मेल को रिसीव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए IMAP या POP3 का यूज, और अटैचमेंट को अटैच करने के लिए MIME का यूज, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का यूज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ नोट इन अ सेल इन MS Excel 365? बताइए। MS Excel 365 में सेल में नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अगर आपको किसी सेल में कोई नोट डालना है एक्सेल में तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ F2 का यूज करेंगे और कमेंट या नोट ऐड कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? शिफ्ट प्लस F2। ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी सेल के साथ में उसका कमेंट या उसका नोट ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट F2। वेरी गुड। विच फंक्शन की इज यूज्ड इन MS Excel 365 टू एडिट अ सेल? किसी सेल को संपादित करने के लिए, एडिट करने के लिए MS Excel 365 में किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? किसी भी वर्जन की बात कर लो, एक्सेल में किसी भी वर्जन की बात करो, उसमें अगर हमें सेल को एडिट करना है तो F2 का यूज करेंगे। वैसे तो F2 का यूज हम लोग क्यों करते हैं? टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर, किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। लेकिन एक्सेल में हम लोग F2 का यूज क्यों करते हैं? टू एडिट अ सेल, किसी भी सेल को एडिट करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए, उसमें मॉडिफिकेशंस करने के लिए। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इन MS Word 2019 इज यूज्ड टॉगल द केस ऑफ लेटर्स अमंग अपर केस एंड लोअर केस? यानी MS Word 2019 या किसी भी वर्जन में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग अपर केस लोअर केस के बीच अक्षरों के केस को टॉगल करने के लिए करते हैं, यानी चेंज केस के लिए करते हैं? शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 की मदद से हम क्या चेंज केस कर सकते हैं? क्या अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हां। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज शिफ्ट F3। कितने तरीके के चेंज केस होते हैं? 1 2 3 4 5 तरीके के। सेंटेंस केस, लोअर केस,
अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंज केस आर देयर? 5 टाइप्स, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए और इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड 365? MS वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? Alt F, Control D, Alt Control D या Control F? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है जिसकी मदद से फॉन्ट के साइज, फॉन्ट के फेस, फॉन्ट के इफेक्ट को बदल सकते हैं और उसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है ये आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। कैसा लगा आपको आज का सेशन? पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज कंप्यूटर ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को भी। फुल कंप्यूटर कोर्स है जो कि कॉन्सेप्ट, MCQs, PDF और मॉक टेस्ट इन चारों का कॉम्बिनेशन है। 111 111 वीडियोस के साथ 120 प्लस घंटे का कोर्स, वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स की। इनरोल करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको ये सेशन? क्या सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए? एक बार बताइएगा जरूर। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।